वेलकम टू अभिति क्लासेस। फिजिकल एजुकेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज फिर से आपके सामने लेके आए हैं टॉप 25 में। टॉप 25 में आपके लिए है खेल, समाजशास्त्र एवं मनोरंजन से संबंधित प्रश्नों को आज आपके सामने लेके आए हैं। और चलते हैं अपने आज के पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न है आपका कि इनमें से किसने इतनी सघनता से खेलों में आम रुचि को बढ़ावा दिया। तो देखिए, इनमें क्या है कि भाई रेडियो और टेलीविजन पर सीधा प्रसारण। रेडियो और टेलीविजन का जो सीधा प्रसारण है ना, यह क्या किया, यह जो है खेलों को अति तीव्रता से आम लोगों में बढ़ावा दिया है। ठीक है, क्या किया कि भाई खेलों को अति तीव्रता से आम लोगों में क्या किया, बढ़ावा दिया। और दिन प्रतिदिन खेलों के सजीव प्रसारण ने क्या किया, सभी वर्ग के लोगों में इनकी लोकप्रियता को बढ़ा दिया। किनकी लोकप्रियता के, भाई खेलों की लोकप्रियता को किसने बढ़ा दिया, रेडियो और टेलीविजन पर सीधा प्रसारण। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। हर एक प्रश्न जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है ना। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि खेल मनोवैज्ञानिक समाज प्रारूप मापने के यंत्र तथा तकनीकों का प्रयोग करते हुए खिलाड़ी की व्यक्तित्व का कौन सा पहलू जानने का प्रयास करते हैं। तो इनमें हम यह देखेंगे कि यह जानने का प्रयास करते हैं, तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाई वो जो है क्या जानने का प्रयास करते हैं, वो अंतर व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, क्या अंतर व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को जानने का प्रयास करता है। कौन, खेल मनोविज्ञान। कौन, खेल मनोविज्ञान समाज प्रारूप मापने के यंत्र तथा तकनीकों का प्रयोग करते हुए खिलाड़ियों के अंतर व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को जानने का प्रयास करता है। क्लियर हुआ ये आपको, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर कहा जा रहा है कि खेल, समाज विज्ञान के अनुसार, समाज विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन सा कारक, किसके अनुसार, तो समाज विज्ञान के अनुसार। जब भी कहा जाए भाई सोशियोलॉजी के अनुसार, समाजशास्त्र के अनुसार, जो संस्कृति है, क्या संस्कृति जो है अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है ना। संस्कृति क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है। इसमें क्या होता है भाई, सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया से विकसित और हस्तांतरित होती रहती हैं, है ना। क्या भाई, अमूर्त प्रतिमान। अमूर्त प्रतिमान का तात्पर्य होता है कि यानी कि संस्कृत का जो स्वरूप है ना, वो कैसा है, अमूर्त है। कैसा, अमूर्त प्रतिमान है। अमूर्त का तात्पर्य होता है कि भाई यह स्वयं दिखलाई नहीं पड़ता है, यह स्वयं नहीं दिखलाई पड़ता है, यह जो है व्यक्तियों के व्यवहार में झलकता है। किसमें, व्यवहार में झलकता है, व्यक्तियों के व्यवहार में झलकता है, यह स्वयं नहीं दिखाई पड़ता है। उनमें जो है मनुष्य की अभौतिक और अमूर्त उपलब्धियों को ही संस्कृत के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है ना, किसमें, संस्कृत के अंतर्गत रखा गया है अभौतिक और अमूर्त उपलब्धियों को। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ आपका। आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने अपने कथन में खेल के शब्द को मनोरंजन का यथेष्ट रूप कहा है। यथेष्ट रूप किसने कहा है, तो यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, है ना। तो इन्होंने जो है किसने कहा था, तो आप बिल्कुल याद करके रखिएगा। जब भी यथेष्ट रूप कहा जाए, यथेष्ट, तो वहां पर आप जॉन एच फिल्ने को लगाओगे। किसको, जॉन एच फिल्ने ने क्या कहा था, डॉक्टर जॉन एच फिल्ने ने कहा था कि खेल शब्द के, है ना, खेल के जो शब्द को मनोरंजन का यथेष्ट रूप कहा गया है जॉन एच फिल्ने के द्वारा। ठीक है, ये याद हो जाएगा आपको। इसको यथेष्ट फिल्ने करके आप याद रखो, या फिर यथेष्ट करके याद रखो। हमेशा आपको ये काम आएगा आगे आने वाले एग्जाम्स में। अगला प्रश्न क्या है, यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि भारत में सबसे प्रथम किस संस्था ने मनोरंजन में MA डिग्री आरंभ की थी। किसमें, मनोरंजन में। ठीक है, तो मनोरंजन में सर्वप्रथम जो है आप याद रखेंगे कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्मीबाई, है ना, नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के द्वारा क्या किया गया था। सबसे पहले कहां पर है, ये ग्वालियर में स्थित है। इसके द्वारा जो है सबसे पहले मनोरंजन में MA की डिग्री की आरंभ की गई थी। ठीक है, MA की डिग्री, और किसमें, मनोरंजन में। कहां पर भाई, आपके
LNCPE में, है ना, यह जो है डिग्री प्रारंभ किया गया मनोरंजन में। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है। किससे है? संबंध संवेग। जब भी आ जाए संबंध संवेग, है ना, इन दोनों कथनों को आप याद रखो, इन दोनों कथनों को आप बिल्कुल याद कर लो कि जहां पर संबंध और संवेगों से आ जाए तो वहां पर आप क्या लगाओगे? वहां पर आप लगाओगे रोमनी को। क्यों भाई? जॉर्ज ऑन्टिगर रोमनी, है ना, जॉर्ज ऑन्टिगर रोमनी का कथन है और यह थे अमेरिकी फुटबॉलर थे। कौन भाई? ये फुटबॉलर थे। ठीक है, ये थे फुटबॉलर और अमेरिका के ये फुटबॉलर थे। इन्होंने कहा था कि मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है। क्या? संवेग संबंध। और कौन है ये? जॉर्ज ऑन्टिगर रोमनी। ये कहे थे कि रिक्रिएशन इज नॉट अ मैटर ऑफ मोशंस बट रेदर इमोशंस। ठीक है, तो इनके द्वारा कहा गया था कि मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है। क्लियर हो गया आपको? याद हो गया आपको? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर कहा जा रहा है कि भारतवर्ष में मनोरंजन अभियान का शुभारंभ किया था। मनोरंजन अभियान का जो शुभारंभ किया गया वो आपको पता होगा कि 1951 में जो एशियन गेम अपने भारत में शुरू कराया, है ना। और भाई आप बिल्कुल इन्हीं के प्रयासों से जो है एशियन गेम का जो शुरुआत होता है इन्हीं के साथ होता है कि भाई ओलंपिक कमेटी के प्रस्ताव जो है, ओलंपिक कमेटी के सामने जो है इन्होंने प्रस्ताव रखा था क्या? एशियन खेलों का। ठीक है, तो भाई ये है अपने GD सोडी जी, है ना, सोडी जी, गुरुदत्त सोडी ने किया था इसका शुभारंभ जो है मनोरंजन अभियान का जो शुभारंभ किया गया था गुरुदत्त सोडी ने किया था। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर देखो कहा जा रहा है कि इनमें कौन सा पारंपरिक मनोरंजन का साधन नहीं है। पारंपरिक कहने का तात्पर्य है कि जो अपने बहुत पुराने चले आ रहे हैं। तो देखिए भाई, नृत्य जो है बहुत पुराना चला आ रहा है, नाटक भी बहुत पहले से चला आ रहा है, संगीत भी बहुत पहले चला आ रहा है, लेकिन जो टीवी है आपका यानी कि टेलीविजन, है ना, टेलीविजन जो है मनोरंजन का यह आधुनिक साधन है। क्या? आधुनिक साधन है ना, यह जो है अपना आधुनिक साधन है, ना कि पारंपरिक। तो पारंपरिक में अपने आएंगे नृत्य, नाटक और संगीत। जब भी इनमें से पूछा जाए कि पारंपरिक साधन कौन से हैं मनोरंजन के, तो आपकी इन तीनों में एक हो जाएंगे। जबकि आधुनिक पूछा जाए तो आप आधुनिक में टीवी, रेडियो और जितने भी आधुनिक रूप से निर्माण हुए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 8वां। 9वां प्रश्न देखते हैं। मनोरंजन का प्रकार है। मनोरंजन का प्रकार यहां पर देखिए, जो आप देखते हैं कि सक्रिय मनोरंजन जिसको आप एक्टिव रिक्रिएशन के नाम से जानते हैं, उसके बाद असक्रिय मनोरंजन, है ना, पैसिव रिक्रिएशन के नाम से जानते हैं। ये जो दोनों है ना, ये दोनों अपने क्या हैं? ये दोनों हैं अपने मनोरंजन के प्रकार। ये दोनों क्या हैं? मनोरंजन के प्रकार। याद रहेगा आपको कि मनोरंजन दो प्रकार के, एक सक्रिय मनोरंजन, एक असक्रिय मनोरंजन। ये इंडोर क्रियाएं, आउटडोर क्रियाएं, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है केंद्र व्यवस्था है कि भाई मनोरंजन होगा कहाँ पर। ठीक है, मनोरंजन कहाँ पर होता है भाई? मनोरंजन जो है जब भी हम अवकाश में होते हैं, फ्री में होते हैं, बैठे रहते हैं, खाली समय जो होती है ना, उसका जब हम उपयोग करते हैं, है ना, उपयोग किस में करते हैं? आनंद को प्राप्त करने में करते हैं। तो जब भी ये करते हैं तो वह जो है क्या है भाई? अपना मनोरंजन है। अब इसके मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक अगर पूछा जाए, कौन भाई प्रतिपादक पूछा जाए, तो आप GT पैट्रिक को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था होती है। मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था देखिए, मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इंडोर गतिविधियों में करिए, आउटडोर गतिविधियों में करिए, या फिर आप चलचित्र में करिए। कहने का तात्पर्य ये सभी क्या हैं? मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था है ना। ये सभी क्या हैं भाई? मनोरंजन का तात्पर्य होता है कि एक ऐसा स्थान जहां पर सभी लोग बैठकर, है ना, एक बैठक का आयोजन करें और क्या करें भाई? आपस में मिलजुल कर आनंद उठाएं या फिर बिल्कुल, है ना, एंजॉय करें, आनंद करें। तो वही हो गया आपका क्या? मनोरंजन हो गया।
तो चाहे वो इंडोर गतिविधि में, चाहे आउटडोर गतिविधि में और चाहे चलचित्र में, इन सभी प्रकार से वो क्या कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सभी आपको याद हो गए, सभी आपको समझ में आ गए। और अगला प्रश्न देखिए क्या है, मनोरंजन जरूरी है। तो मनोरंजन जरूरी किसके लिए है, क्यों जरूरी है? तो भाई मनोरंजन जरूरी है आत्म खुशी और मन की शांति के लिए। मनोरंजन क्यों जरूरी है? अपने खुशी के लिए। और अगला प्रश्न है आपका कि मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। मनोरंजन क्रियाओं का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? तो देखिए, मनोरंजन क्रियाओं का जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त करना। खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना क्या है? मनोरंजन क्रियाओं का जो है मुख्य उद्देश्य है। मैंने आपको बताया कि भाई कितनी भी थकान हो जाए, मानसिक थकान हो या फिर शारीरिक रूप से, है ना, पैदा हुई थकान है, तो अगर आप जो है मनोरंजन करते हैं तो उससे आपकी थकान जो है बिल्कुल गायब हो जाती है और आत्म खुशी और मन की शांति आपके अंदर बिल्कुल ऊर्जा के साथ भर जाती है। ठीक है, तो मनोरंजन क्रियाओं का जो मुख्य उद्देश्य है कि खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मनोरंजन सिद्धांत के प्रदाता या फिर प्रतिपादक हैं। तो मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक मैंने आपको बताया था कि GTW पैट्रिक। कौन है? GTW पैट्रिक जो है मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, इनके साथ थे कौन भाई? इनके साथ थे लॉर्ड केम्स। कौन थे? लॉर्ड्स केम्स थे, है ना। लॉर्ड्स केम्स जो है इनके साथ में थे। लॉर्ड्स केम्स जो है इनके साथ में थे। इनके दोनों के सहयोग से जो है मनोरंजन सिद्धांत जो है प्रतिपादित हुआ था। अब इनका तात्पर्य था कि जब भी हम अपने कार्यों को करते करते थकान महसूस करने लगे या फिर अगर हम मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से अगर हम थकान महसूस करते हैं तो हम क्या करेंगे भाई? मनोरंजन के द्वारा हम अपनी ऊर्जा को फिर से जो है पुनः निर्मित करती है। किसके द्वारा भाई? अपने मनोरंजन के द्वारा। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोगों को मुक्त समय में रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना कहलाता है। मुक्त समय यानी कि जो आपका खाली समय है ना, खाली समय में अगर रचनात्मक उपयोग करने के लिए, है ना, उसको कुछ अलग करने के लिए जो प्रशिक्षित करना होता है भाई, ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वही अपना क्या है? वही अपना है मनोरंजन, है ना। उसको हम किस नाम से जानेंगे? मनोरंजन के नाम से जानते हैं। तो मनोरंजनात्मक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना, है ना। जो खाली समय में बैठे हुए हैं उनको जो है रचनात्मक उपयोग किस प्रकार से, उस समय का जो है सही तरीके से उपयोग किस प्रकार से किया जाए, वो कौन सिखाएगा? तो वो मनोरंजन के द्वारा सिखाया जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, जब भी बात हो सामुदायिक मनोरंजन की, सामुदायिक मनोरंजन का तात्पर्य है कि जो ग्रामीण और शहरी होते हैं ना, जो ग्रामीण और शहरी होते हैं, है ना। जो सामुदायिक मनोरंजन होता है गांव, कस्बों और शहरों में रहने वालों के द्वारा, है ना, नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान करके आयोजित किया जाता है। क्या? ग्रामीण और शहरी सामुदायिक मनोरंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जबकि जब भी बात हो व्यावसायिक मनोरंजन की, है ना, व्यावसायिक मनोरंजन कैसे मनोरंजन होता है? जहां पर हम मनोरंजन पार्क, जिस प्रकार से भाई वो एक व्यवसाय की तरह है, तो जो व्यावसायिक मनोरंजन है कहाँ पे होगा? मनोरंजन पार्क में। जबकि जो संस्थात्मक जो है मनोरंजन संस्था के अंतर्गत होता है, संस्था के अंदर होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर जनसंपर्क यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर स्कूल और कॉलेज होगा। ठीक है, संस्थात्मक मनोरंजन क्या होगा भाई? यहाँ पर स्कूल और कॉलेज में जो संस्थात्मक मनोरंजन होते हैं, कहाँ पर होते हैं? स्कूल और कॉलेज में। जबकि उपचारात्मक मनोरंजन आपका जो है कहाँ पर किया जाता है? अस्पताल में किए जाते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में क्या होते हैं भाई? आपके थेरेपेटिक मनोरंजन जो है हॉस्पिटल में किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका सही। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, पारिवारिक मनोरंजन है।
पारिवारिक मनोरंजन क्या होता है? तो पारिवारिक मनोरंजन का तात्पर्य होता है कि ऐसे कार्यक्रमों का चयन, है ना, ऐसे कार्यक्रमों का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों को व्यस्त रहने के लिए आयोजित किया जाता है। पारिवारिक मनोरंजन क्या होता है? ऐसे कार्यक्रम जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों में व्यस्त रहने के लिए आयोजित किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? वही कहलाता है पारिवारिक मनोरंजन। ठीक है, याद हो गया आपको, समझ में आया कि पारिवारिक मनोरंजन ऐसा मनोरंजन है जो अवकाश के क्षणों में, खाली समय में उसको हम सही तरीके से उपयोग में लाते हैं। ठीक है, वो हो गया आपका पारिवारिक मनोरंजन। अगला क्या है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाई आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सर प्लस एनर्जी, सर स्पेंसर, ठीक है, सर प्लस स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है सर प्लस एनर्जी की, है ना, क्या की थी भाई? इनको प्रस्तावित किया था, प्रस्तुत किया था, प्रतिपादित किया था। तो किसके द्वारा? स्पेंसर के द्वारा, स्पेंसर, ठीक है, स्पेंसर के द्वारा जो है, स्पेंसर के द्वारा जो है सरप्लस एनर्जी थ्योरी को प्रतिपादित किया गया था। अब ये क्या थे भाई? यह एक अंग्रेज के दार्शनिक थे। कौन थे? अंग्रेज के दार्शनिक थे। ये एक जीव विज्ञानी भी थे और समाज शास्त्री भी थे। कौन भाई? सरप्लस एनर्जी थ्योरी के प्रतिपादक अपने कौन? हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, जबकि कैथोटिक थ्योरी के अरस्तु बिल्कुल यहाँ पर सही है। और रिकैप्सुलेटरी जो है ये थ्योरी जो दिया गया था स्टैनली हॉल के द्वारा। किसके द्वारा? स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया था रिकैप्सुलेटरी, है ना, थ्योरी को जो है स्टैनली हॉल के द्वारा। जबकि इन सर्किट थ्योरी मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। इन सर्किट थ्योरी मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, क्लियर होता है यहाँ पर। और चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपना है कि विकास का वह कौन सा चरण है जहां तक पुरुष और महिला शारीरिक कौशल और मानसिक परिपक्वता में लगभग बराबर होते हैं। देखिए, जो लेटर चाइल्डहुड होता है ना, लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है कि यहाँ पर जो अपना शुरू में, है ना, जब शुरू में 4 से 12 वर्ष के होते हैं, 4 से 12 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं उनकी जो अपेक्षा जो होती है, वहाँ पर जो लड़कों की वृद्धि होती है ना, किसकी? लड़कों की वृद्धि बहुत तेजी से होती है। कब? 4 से 12 वर्ष की अवधि में। जबकि जब वह जो है 12 से 14 वर्ष की अवधि में जाती हैं, कौन? लड़कियां जो है ना, जब 12 से 14 वर्ष की अवधि में, यानी कि जब आप देखो प्राइमरी कक्षा में जो 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं तो उसमें लड़के कुछ बड़े होते हैं, लेकिन जब जो अपर प्राइमरी में एंट्री करते हैं तो लड़के पड़ जाते हैं छोटे, और लड़कियों की जो शारीरिक वृद्धि होती है ना बहुत तेजी से होती है। ठीक है, उनमें जो है लड़कियों की जो शारीरिक विकास वृद्धि होती है वो बहुत लड़कों के अपेक्षा से बहुत तेजी से होती है। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पर आपका लेटर चाइल्डहुड बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। आइए अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि लड़कियों की वृद्धि सर्वाधिक तीव्रता से होती है लड़कों की अपेक्षा। तो मैंने आपको पहले ही बताया, कि देखिए जो लेटर चाइल्डहुड होता है ना, उसमें क्या होते हैं कि जो मानसिक परिपक्वता और उनकी जो शारीरिक कौशल होती है वो बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, लेटर चाइल्डहुड में बिल्कुल सेम होती है। जबकि अगर बात की जाए इनमें जो है लड़कियों की वृद्धि की, तो लड़कियों की वृद्धि जो होती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई जो है जब भी ऐसा हो कि लड़कियों की वृद्धि जो है सबसे तेजी से, तो 13 से 19 साल में, 13 से 19 साल यहाँ पर सबसे सही उत्तर यहाँ पर माना जाएगा कि जो लड़कियों की वृद्धि सर्वाधिक तीव्रता से होती है तो 13 से 19 साल में सबसे तीव्रता से होती है ना, लड़कियों की वृद्धि जो है लड़कों की अपेक्षा। यहाँ पर यह बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आ जाइए अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बच्चे की शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से होती है। मैंने आपको कई बार बताया है जो शैशवा अवस्था में होते हैं, शैशवा अवस्था में 0 से 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं उनके जो शारीरिक वृद्धि होती है ना बहुत तेजी से होती है ना, उनकी जो शारीरिक वृद्धि होती है वह बहुत तेजी से होती है। इस उम्र में जो बच्चे होते हैं उनकी शारीरिक एवं जो वृद्धि कोशिका होती है उसका विभाजन जो है ना, उसकी वृद्धि के कारण जो है क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो कहने का तात्पर्य 3 वर्ष की आयु तक, कितने?
3 वर्ष की आयु तक जो है बच्चों की शारीरिक वृद्धि कैसे होती है, बहुत तेजी से होती है। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर है कि नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण, जब भी पूछा जाए कि नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण जो होता है ना, नियोजन प्रक्रिया का जो प्रथम चरण माना गया है, तो उसको आप तुरंत क्या लगाओगे कि भाई ऐसा है कि नियोजन प्रक्रिया का जो प्रथम चरण होता है वह लक्ष्यों का निर्धारण करना, क्या लक्ष्यों का निर्धारण करना होता है। फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है भाई, प्लानिंग प्रोसेस होता है लक्ष्यों का निर्धारण करना। ठीक है, लक्ष्यों का निर्धारण करना बिल्कुल आपको याद रखना है, एक बार नहीं हम कई बार बोल रहे हैं जिससे कि आपको दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। ठीक है, खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान में रखने वाला कारक है, तो सबसे अधिक ध्यान में रखने वाला कारक किसमें, तो भाई खेल सामग्री में। सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसकी गुणवत्ता देखते हैं, क्या भाई क्वालिटी कैसी है इसकी, है ना, तो गुणवत्ता का जो है बहुत विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। किसका, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना चाहिए जब भी खेल सामग्री के संदर्भ में। यह बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यक होगा कि जो है जब भी खेल सामग्री का चयन किया जाए तो गुणवत्ता को विशेष ध्यान में रखकर। ठीक है, चलिए आप बिल्कुल, है ना, आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें हर एक प्रश्नों को और बहुत अच्छे से आपको याद होगा। और साथ साथ चलते चलते आप भाई एक प्रोत्साहित करने के लिए हमें भी आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, है ना, कुछ कमेंट करके जरूर बता दिया करें कि भाई आप जो है किस प्रकार से वीडियो को समझ में, है ना, ला रहे हैं, या फिर आपकी समझ में कितना % आ रहा है भाई, और किस प्रकार से थोड़ा सा चेंजिंग किया जाए या फिर कुछ सुझाव देना हो तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें आप लोग, है ना। चलिए इसमें क्या है कि खाली समय का सदुपयोग होता है। जब भी खाली समय हो, है ना, जब भी खाली समय हो तो वहाँ पर आप पिकनिक के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से उसका समय का उपयोग कर लेते हैं ना। किसके द्वारा, तो भाई पिकनिक के द्वारा। तो जबकि जीडी बटलर साहब दिए थे ना, बटलर जी एक कथन कहे थे, क्या कहे थे पिकनिक के बारे में, कि मनोरंजन को इस प्रकार भी माना जा सकता है कि किसी भी प्रकार के खाली समय को अनुभवों अथवा गतिविधियों जिसमें व्यक्ति विशेष अपनी रुचि के अनुसार स्वयं की संतुष्टि और मनोरंजन करता है, जो कि उसके पास सीधे ही आते हैं। ठीक है, यह किसके द्वारा, जीडी बटलर के द्वारा कहा गया था मनोरंजन के परिभाषा के रूप में। ठीक है, तो खाली समय का जो सदुपयोग होता है वह पिकनिक के द्वारा किया जाता है, मनोरंजन के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है कि शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क आवश्यक है, भाई किस लिए आवश्यक है, तो देखिए शारीरिक योग्यता, है ना, शारीरिक योग्यता की आवश्यकता, है ना, इस जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की आवश्यकता, उसके बाद शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य जो है, यह सभी क्या हैं, यह सभी जो है उद्देश्य हेतु जनसंपर्क की आवश्यकता होती है। इन सभी के उद्देश्य हेतु क्या होती है भाई, जो है जनसंपर्क आवश्यक हैं, तो किसके लिए, शारीरिक योग्यता, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, इन सभी के लिए जो है जनसंपर्क आवश्यक है। और चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न अपना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है इसमें और समझना भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र या देश में प्रतियोगिताओं के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए कोई भी देश हो, कोई भी एरिया हो, कोई भी प्रदेश हो, तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है क्या, कि भाई वहाँ का जो कैसा है, वहाँ की जो मौसम की स्थिति है, क्या वहाँ की जो मौसम की स्थिति है वह किस प्रकार से है ना, वेदर कंडीशंस कैसा है, वहाँ की जो मौसम की स्थिति है वह खेलने लायक है कि नहीं है, या फिर गेम किस प्रकार से किया जाए, किस समय किया जाए, यह सभी डिपेंड करता है मौसम की स्थिति पर। ठीक है, अभी आप लोग देखते हैं क्रिकेट होने को होता है और कैंसिल कर दिया जाता है, किस लिए, क्योंकि वहाँ की मौसम की स्थिति को देखते हुए। ठीक है भाई, ये तो हुआ आज का टॉप 25 यहीं पर समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि किस प्रकार से आपको वीडियो कैसा लगा और लगातार किस प्रकार से वीडियो चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।